हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है फ्यूजन क्लासेस में। और आज हम देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 2, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस लेसन के अंदर हमें क्या समझना है? इस लेसन के अंदर हमें ये समझना है कि आखिरकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ और उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन को हम लोग साथ साथ देखते चलना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आखिरकार फैक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या थे। तो यहाँ पे अगर लिस्ट में आप देखेंगे तो कॉलोनिज्म ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, इकोनॉमिकल फैक्टर, मिलिटरिज्म, सीक्रेट ट्रीटीज, फायरेस्ट नेशनलिज्म एंड रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड द फिलोसफी ऑफ वॉर। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे इंग्लैंड धीरे धीरे अपना सारा साम्राज्य फैला रहा था। इंग्लैंड अपनी कॉलोनीज को बना रहा था और उस कॉलोनीज को चलाने के लिए इंग्लैंड को चाहिए था रिसोर्सेज। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम टारगेट इंग्लैंड का क्या था, एशिया और अफ्रीका। जैसे कि इंग्लैंड ने हम पे रूल किया, वैसे इंग्लैंड ने अफ्रीका पे रूल किया, चाइना पे रूल किया और अदर कंट्रीज में रूल किया। अब इंग्लैंड को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि अगर किसी भी कंट्री में अगर रूल करना है तो रूल करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या है, उस कंट्री का रिसोर्सेस। अगर मैं आपको एक बात पूछूं, क्या इंग्लैंड ने कभी भी नेपाल पे रूल किया? नहीं रूल किया। क्यों? बिकॉज रूल उस पे होगा, कब्जा उस पे होगा, अटैक उस पे होगा जिसके पास रहेगा रिसोर्सेस। नेपाल के पास कोई रिसोर्सेस नहीं था, इसलिए नेपाल पे कभी भी इंग्लैंड ने रूल किया ही नहीं। बट इंडिया के पास तो सारा रिसोर्सेस था, अफ्रीका के पास तो भर भर के रिसोर्सेस था, इसीलिए यहाँ पे अफ्रीका और एशिया को खास करके कॉलोनीज बनाया गया। ये उनके नेशन ऑफ इंटरेस्ट में था। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एशिया में क्या था। अब इस बात को आप समझ के देखिए कि 1760 में, अगर मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, इंग्लैंड के अंदर प्रोडक्शन होने लग गया है। अब उस प्रोडक्शन को करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बिल्कुल चाहिए। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो एशिया को सबसे पहले प्राइम टारगेट बनाया गया ताकि यहां से स्पाइसेस ले पाए और यहां से रिसोर्सेज को यूज कर पाए। अब एक बार जब एशिया पूरी तरीके से इंग्लैंड कब्जे में आ गया, इंडिया अच्छे से कब्जे में आ गया, चाइना को इन्होंने कब्जा कर लिया और अदर कंट्रीज को इन्होंने कब्जा कर लिया, फिर वो गए वेस्ट एशिया में। अब वेस्ट एशिया में अगर आप ध्यान समझेंगे, जो आज भी अगर मान लो वेस्ट एशिया जो है, मिडल ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि इराक हो गया, ईरान हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सब कंट्रीज का क्या प्राइम इंटरेस्ट है? क्यों लोग इनके पीछे पड़े हैं? इसका क्या कारण है? तो इसका एक ही कारण है, उनका तेल। ये सारा खेल जो है वो तेल का है। और यहाँ पे अंग्रेजों को ये बात मालूम पड़ चुका था कि भाई साहब, वेस्ट एशिया के पास यानी मिडिल ईस्ट के पास बहुत सारा है तेल, तो अगर उनके तेल को हम यूज करेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा और हम इजीली अपने इकोनॉमिक को और ग्रोथ करवा सकते हैं। ये सबसे पहला टारगेट था। अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका को सारे यूरोपियन कंट्रीज ने बंदर बाट की तरह बांट रखा था। मतलब फ्रांस ने कुछ एरिया ले लिया, जर्मनी ने कुछ एरिया ले लिया, इंग्लैंड ने कुछ एरिया ले लिया, वैसे करके सारी कंट्रीज ने अफ्रीका को पूरी तरीके से लूटा, उसके रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज किया अपने फायदे के लिए, ना कि अफ्रीका के फायदे के लिए। ठीक है, ये नंबर 1 प्राइम टारगेट था। तो कॉलोनियलिज्म यहां पे पहला टारगेट था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। ठीक है, सेकंड यहां पे इकोनॉमिकल फैक्टर। अब इस बात को आप समझ के देखिए कि अभी तक क्या हो रहा था कि 18वीं सेंचुरी तक कि तो वर्ल्ड में जो दो कंट्रीज थी, यहां पे फ्रांस और इंग्लैंड, ये दोनों पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रहे थे। ये दोनों क्या कर रहे थे कि इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे और अपना बनाया हुआ गुड्स, समझिए इस बात को, वो रिसोर्सेज तो दूसरी जगह से ले भी रहे थे और अपने कंट्री में गुड को मैन्युफैक्चर कर रहे थे और गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद एशिया और अफ्रीकन मार्केट में बेच रहे थे। लेकिन यहां पे एक और थर्ड पार्टनर आया जिसका नाम था जर्मनी। अब जर्मनी आता है और जर्मनी क्या करता है कि इंग्लैंड और फ्रांस जिस भाव में अपने प्रोडक्शन को बेच रहे थे, अपने गुड्स को बेच रहे थे, उससे चीपर दाम में जर्मनी ने अपने गुड्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। अब इससे फ्रांस को और इंग्लैंड को होने लग गया काफी जलन। ये नंबर सेकंड। दूसरा यहाँ पे एक और आपको चीज बताना चाहूंगा कि 1871 में क्या होता है ना कि जर्मनी जो होता है वो फ्रांस को सीडेन वॉर में हरा देता है। अब जब फ्रांस को सीडेन वॉर में यहाँ पे हरा देता है और वहां पे 1871 में फ्रांस को साइन करना पड़ता है द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। इस ट्रीटी को साइन करने के बाद फ्रांस को काफी अपमान, काफी ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता है और ये जो इंसिडेंट होता है 1871 का होता है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हो कि जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी था 1871 का, वो भी एक तरह से कारण बना यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है मिलिटरिज्म। अब देखिए, जिस तरह से कंपटीशन यूरोप में बढ़ रहा था, जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में पहुंच रहा था, तो यहाँ पे क्या था कि अपने रिसोर्सेज को, अपने कंट्रीज को सेव करने के लिए हर एक कंट्री मिलिट्री को एक्सपांड कर रही थी। बिकॉज यूरोप में इतना हेट्रेड बढ़ चुका था, यूरोप के अंदर इतना इनसिक्योरिटी हो चुकी थी, जलन की भावना हो चुकी थी कि मिलिट्री का रखना बहुत जरूरी था और मिलिट्री हमेशा तैयार रहती थी एक दूसरे देश की कि दूसरे देश पे अटैक कर पाए। ये सबसे पहला कारण था, इसलिए मिलिट्री को यहाँ पे एक्सपांड किया गया और हर एक कंट्री ने किया। आप जर्मनी
जर्मनी को ले लें, आप इंग्लैंड को ले लें, आप फ्रांस को ले लें, बिकॉज ये सब कंट्रीज कॉलोनी बनाना चाह रही थी, ये सब कंट्री एक दूसरे पे अटैक करना चाह रही। इवन मैं आपको ये बताऊं कि यूरोप के अंदर भी झगड़ा चल रहा था, बिकॉज यूरोप में क्या होता है कि फ्रांस के साथ जब जर्मनी की लड़ाई होती है तो जर्मनी फ्रांस का 2 हिस्सा ले लेता है, लॉरेंस और एबेस्कस, और ये काफी नॉर्मली ह्यूमिलेटेड होता है फ्रांस के लिए। तो मिलिट्री एक्सपांड करना एक कॉलोनी का ही फैक्टर था। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं सीक्रेट ट्रीटी। अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ना ये सीक्रेट ट्रीटी ने सारा खेल किया, जितना भी कांड हुआ है सीक्रेट ट्रीटीज ने ही किया है। यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो वर्ल्ड था, जो दुनिया थी, वो 2 भागों में डिवाइड हो चुकी थी। एक तरफ थे जैसे कि जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन एम्पायर हो गए, और दूसरी तरफ फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, इस तरह की कंट्रीज हो गई। तो 2 भागों में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो चुका था यहाँ पे, और दोनों एक दूसरे के प्रति काफी हेट्रेड, काफी गुस्सा रखे हुए थे, और ये भी एक कारण बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। नेक्स्ट यहाँ पे फायर्स नेशनलिज्म, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है, फिर इटली का यूनिफिकेशन होता है। ये सबके यूनिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे एक नेशनलिज्म की भावना जग जाती है, और यूरोप में जितने भी देश होते हैं ना, वो अपने देशवासी को ये बोलते हैं कि अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो दूसरे देश के प्रति आपको नफरत रखना है, आपको अटैक करना है। तो जेलेसी की भावना हर जगह घूमने लग गई, और एक देश दूसरे के देश के प्रति काफी जेलेसी होने लग गए, काफी उनके ऊपर वी कैन से कि काफी उनके ऊपर जलन की भावना होने लग गई। और ऐसा लग रहा था कि अगर कोई जर्मन का आदमी है तो सिर्फ जर्मनी से प्रेम करता था, इंग्लैंड के लिए उसके कोई मन में कोई भावना या फिर कोई हैप्पीनेस नहीं था। नंबर 1। दूसरा यहाँ पे रोल ऑफ न्यूज़पेपर। अब जो भी कंट्रीज थी ना, उनके रिपोर्टर्स काफी आग में घी डालने का काम कर रहे थे। वो न्यूज़पेपर में इस तरह की बातें करते थे कि आज जर्मनी इंग्लैंड के ऊपर अटैक कर देगा, या इंग्लैंड फ्रांस के ऊपर अटैक कर देगा। इस तरह की बातें होती रहती थी। तो न्यूज़पेपर में ये लिखा आता था कि भाई इसमें जर्मनी का गलती था, या उसका गलती था। मीन्स न्यूज़पेपर ने भी काफी बढ़ा चढ़ा के कॉलम्स लिखा, काफी लोगों को काफी इंस्टिगेट किया, लोगों को काफी आक्रोशित किया ताकि वॉर हो सके। नंबर 1 बात ये। तो जो कॉलम्स थे, जो राइटर्स थे, जो फिलोसोफर थे इंडिविजुअल कंट्रीज के, उन्होंने भी काफी रोल प्ले किया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कराने में। नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है ना, वो है फिलोसफी ऑफ वॉर। देखिए इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था वो 1 अगस्त 1914 को होता है। बहुत से राइटर्स, बहुत से फिलोसोफर्स ये बोलते हैं कि नॉर्मली वर्ल्ड वॉर होना या फिर लड़ाई झगड़ा होना एक अच्छी बात है, इससे कंट्री का विकास होगा। लेकिन जो मेन कारण है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने का, उसका कारण है कि ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन एम्पायर उस वक्त होता है। ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन एम्पायर को जो राजकुमार होते हैं उनका नाम होता है बहरादीन। अब जो बहरादीन भाई साहब होते हैं ना, वो सर्बिया घूमने जाते हैं, ठीक है। अब सर्बिया घूमने जाते हैं और वहां पे उनके ऊपर हो जाता है अटैक होने के बाद क्या होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, ही वॉज एक्चुअली डाई। और जब वो मर जाते हैं तो नाम किसके ऊपर आता है कि सर्बिया के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था उस टाइम, जिसका नाम था ब्लैक हैंड, ठीक है। तो ब्लैक हैंड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमने आपके किंग को, हमने आपके राजकुमार को, जो ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन एम्पायर के राजकुमार थे बहरादीन, उनको मारा है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन एम्पायर इस बात पे बहुत गुस्सा होता है और ये बोलता है, सर्बिया से डिमांड करता है कि जो ब्लैक हैंड के लोग हैं उनको आप बोलिए सरेंडर करने के लिए, और अगर वो लोग सरेंडर नहीं करते हैं तो वी विल अटैक ऑन देम, यानी हम सर्बिया पे अटैक कर देंगे। तो ये जो लेक्चर है ना, यहां मैं आज आपको स्टॉप करूंगा। ये जो लेक्चर है वो 2 पार्ट में आएगा। ये पार्ट 1 था एंड पार्ट 2 वी विल एक्चुअली अपलोड वेरी सून। थैंक यू सो मच एंड होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर।